Hello dear student, this is another video of the chapter change in profit sharing ratio among existing partners. Better today's topic is accounting for revaluation of assets and liabilities due to change in PSR. ठीक है, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या है? सबसे पहले रीवैल्यूएशन नाम से पता चला रीवैल्यू होना किसका? एसेट्स का। एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर, टाइपराइटर, इसमें चेंज आना। रीवैल्यू का मतलब दोबारा वैल्यू करना। दोबारा में क्या हो सकता है? जैसे वैल्यू बढ़ भी सकती है एसेट की, कम भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो लैंड है हमारी पहले 5 लाख थी, जब रीवैल्यूएशन हुई कब? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया तो उसकी वैल्यू जो है बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल पहले 5 लाख थी, अब 5.5 लाख हो गई है, तो क्या होगी? 50,000 बढ़ गई है। मान लो बिल्डिंग है हमारी, पहले 4 लाख थी, अब 3,80,000 हो गई है, तो कितनी कम हो गई है? 20,000 कम हो गई है। तो एसेट्स में रिवाइज होना, उसको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कहते हैं। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो पेटेंट्स हैं मान लो 20,000 थे, जब रीवैल्यू हुए तब भी वो 20,000, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स तो बता दी, एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या? लायबिलिटी में चेंज आना। फॉर एग्जांपल हमारा जो बिल पेबल है 20,000 थे, अब 1,000 जो है हमारा क्या हो गया? उसमें कम हो गया 1,000, यानी 19,000 की पेमेंट करनी है हमें, तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी? कम हो गई है। सेम ऐसे जो हमारे क्रेडिटर हैं वो ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्रेडिटर 20,000 थे, 2,000 हमने उनको ज़्यादा देने हैं, तो हमारे क्रेडिटर क्या हो गए? बढ़ गए हैं। तो मतलब कहने का हमारी एसेट्स में तो जैसे चेंज आया ही आया, लायबिलिटीज़ में भी क्या आ गया? चेंज आ गया। चेंज का मतलब क्या है? या तो लायबिलिटी कम हो गई या बढ़ गई। अगर कोई चेंज ना आए, जैसे मान लो क्रेडिटर पहले 20,000 थे, अब भी 20,000 है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो आज बेटा हमने टॉपिक करना है अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देयर इज अ चेंज इन, ड्यू टू भी लिखते हैं, ड्यू टू चेंज इन PSR कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आ गया? चेंज आ गया है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। मान लो ABC पार्टनर है, उनके पहले रेशियो 1:1:1 है, न्यू रेशियो 3:2:1 हो जाए तो हमारी एसेट्स में और लायबिलिटीज में क्या चेंज आएगा वो मैं आपको सिखा रही हूँ। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मीन्स देयर मे बी डिक्रीज और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी मीन्स देयर मे बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। वो क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो अब कुछ तो क्वेश्चन इसमें करा दूंगी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के, और कुछ अगली वीडियो में कराऊंगी। पर ये जो है इसके 2 केसेस हैं। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसका मतलब क्या है कि हमने रिवाइज वैल्यू शो करनी है। रिवाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमारी लैंड पहले 5 लाख थी, अब 5.5 लाख हो गई है, तो हमने जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना नई वाली, तो उसमें 5 लाख नहीं लिखेंगे, कितने लिखेंगे? 5.5 लाख लिखेंगे। अगर हमारे क्रेडिटर है पहले 20,000 थे, हमने 2,000 उनको ज़्यादा देने हैं, तो लायबिलिटी साइड हमने क्रेडिटर 22,000 लिखने हैं। मीन्स हमें रिवाइज्ड वैल्यू को शो करना है। ठीक है, बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? रिवाइज वैल्यू को शो करना है। सेकेंड आता है व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नोट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में हमने रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना। ये जो है सेकंड केस है बेटा, ये अभी नहीं करवा रही, मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करूंगी कि रिवाइज वैल्यू कब रिकॉर्ड नहीं करते। क्वेश्चन में मेंशन होगा, जब क्वेश्चन में मेंशन है कि दे वांट टू शो द रिवाइज वैल्यू, देन यू हैव टू प्रिपेयर two accounts are there. One is revaluation account, other one is partners capital account, and third one is balance sheet. बैलेंस शीट को मैं अकाउंट नहीं बता रही, बैलेंस शीट तो एक स्टेटमेंट है जो साल के एंड में बनाई जाती है, जिसमें हमें एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में पता चलता है। दोबारा बता रही हूँ कि व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स का मतलब है कि जब हमने रिवाइज वैल्यू लिखनी है बुक्स में, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमने उस हिसाब से बनाना है। और सेकंड केस क्या है? व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नोट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, के हमने रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना है। वो बेटा इस वीडियो में अभी नहीं करवा रही, ये जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि नहीं जब रिकॉर्ड करना तो क्या करेंगे। बेटा अभी मैं बात करती हूँ केस 1
अब इसको समझ लो, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका मतलब क्या है कि जब वो रिवाइज वैल्यू को हमने बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। बेटा अभी मैंने बताया जब रिकॉर्ड करना है तो हमें 3 चीज़ें बनानी पड़ेंगी। एक दो तो अकाउंट होंगे, एक तो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो क्या होता है वो हम बता रहे हैं, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। अभी हम पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट सिखाती हूँ, उसके बाद पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट कैसे करनी है वो भी बता दूंगी। डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब बेटा आप सीखेंगे आप जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा अब हम बनाएंगे अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, कि मतलब हमारी जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू होगी दोबारा से, तो क्या एंट्रीज करनी है, और लायबिलिटीज की रीअसेसमेंट का मतलब ये होता है कि कितनी लायबिलिटीज बढ़ गई है कम हुई, उसकी रीअसेसमेंट करने में जो एंट्रीज होंगी वो क्या करनी है बेटा। क्योंकि कई बार पेपर में क्या आ जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आता, बैलेंस शीट नहीं पूछी जाती, कई बार एंट्रीज आती हैं। तो पहले मैं आपको एंट्रीज सिखा रही हूँ, उसके बाद आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट सिखाऊंगी ना, तो आपको दोबारा से एंट्रीज याद हो जाएंगी कि किस तरह से बनानी है। पहला है नंबर 1, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट की वैल्यू जब बढ़ जाए तो पहले तो सबको ये पता है एसेट जो है वो क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है ना। अगर वैसे एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन अगर वो बढ़ जाए तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट ही हो जाएगी ना। तो एंट्री क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट कौन सी, जो एसेट बढ़ी है। फॉर एग्जांपल पहले लैंड हमारी 5 लाख थी, अब लैंड की वैल्यू जब रीवैल्यू की गई तो 5,50,000 है, 5.5 लाख है, तो कितनी बढ़ गई 50,000 से ना। तो यहाँ पर लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 50,000 मीन्स यहाँ पर वो एसेट का नाम आएगा जिसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। अगर बिल्डिंग बढ़ती है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन आएगा। याद रखना एसेट डेबिट कब होती है, जब उसकी वैल्यू इंक्रीज मतलब बढ़ती है। फिर हम नरेशन बेटे मैंने लिखी नहीं है, वैसे बता देते, बीइंग, यहाँ से देख लो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, या बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू। अगर लैंड बढ़ी है तो लैंड लिखेंगे, बिल्डिंग बढ़ी है तो बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। क्लियर। अब बात करें सेकंड की, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट जब बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, जब कम होती है तो वो क्या हो जाती है बेटा, रिवर्स आएगी, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। मान हमारा फर्नीचर था पहले 10,000 था, अब उसकी जब रीवैल्यूएशन करी तो उसकी वैल्यू 8,000 रह गई, तो कितनी कम होगी, 2,000। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 2,000। मतलब वो एसेट का नाम आएगा जिसकी वैल्यू क्या हुई है, कम हो गई है। तो हम एंट्री करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो एसेट, अगर फर्नीचर कम हुआ तो फर्नीचर अकाउंट आएगा, अगर आपको मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो मशीनरी अकाउंट आएगा, वो एसेट का नाम आएगा। नरेशन क्या आएगी, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर या बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, वो आपने देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है। अब बात करें थर्ड पॉइंट, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर एक लायबिलिटी है वो बढ़ जाए, पहले तो आपको पता है लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर बढ़ गई तो वो कहाँ रहेगी, वहीं रहेगी, मीन्स क्रेडिट रहेगी। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, की लायबिलिटी बढ़ गई। एक एग्जांपल है, मान लो हमारे क्रेडिटर 20,000 थे, अब वो हमसे 2,000 मोर चाहते हैं, मोर मतलब ज़्यादा चाहते हैं, तो हमारे क्रेडिटर 22,000 हो गए ना, तो कितने चेंज हो गए, 2,000 बढ़ गए ना। तो आप एंट्री करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। मतलब अब हमारे पास ये भी हो सकता है, बिल पे कर रहे हैं हम 20,000 की जगह हम 21,000, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट 1,000 आ जाएगा। मतलब जितना कम या ज़्यादा होता है ना वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं, और जो कम होकर या ज़्यादा होकर आ जाती है वो बैलेंस शीट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर किया, पहले क्रेडिटर आपके 20,000 थे, अब 2,000 बढ़ गए, तो यहाँ तो हम 2,000 ही दिखाएंगे, लेकिन बढ़कर कितने होंगे 22,000, वो कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिटर 22,000। तो रीवैल्यूएशन टू वो लायबिलिटी आएगी जो लायबिलिटी बढ़ गई है। तो नरेशन क्या होगी, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स या बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल पेपर, ठीक है। अब बात करें फोर्थ एंट्री, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी कम हो जाए, आपको पता बेटा जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन जब वो कम हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो आप एंट्री करोगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में वो लायबिलिटी आएगी जिसकी वैल्यू क्या हो गई है,
कम हो गई है, तो आप मान लो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 15,000 थे तो अब वो 12,000 रह गए। पहले 15 थे, 12 रह गए, तो कितने कम हो गए? 3,000 कम हो गए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट एडेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? अब बात करें नंबर 5 फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट, कि एक ऐसी एसेट जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे उसमें बिजनेस के अंदर एक टाइपराइटर पड़ा था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करना भूल गए, पर जब हमने देखा कि ये टाइपराइटर पड़ा है, इसकी तो हमने बुक्स में एंट्री नहीं करी, तो यानी कि हम ये समझ लें हमारे लिए पहले वैल्यू 0 थी। 0 क्यों? क्योंकि हमने लिखी नहीं थी। अब हमने देखा टाइपराइटर की वैल्यू तो 20,000 है, तो एसेट क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। तो हम क्या करेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जिस तरह आपने बढ़ती हुई एसेट को एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन किया था, वहां पर वो अनरिकॉर्डेड एसेट लिख देंगे। जैसे टाइपराइटर है, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मान लो हमारे बिजनेस में कंप्यूटर पड़ा था, हमने उनकी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, पर जब हमने देखा पड़ा हुआ है तो फिर हमने क्या किया? हमने कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर दी। पहले बैलेंस शीट के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन है ना, उसमें कंप्यूटर है ही नहीं, लेकिन जब हमें एडजस्टमेंट में दे रखा कि देयर वाज ए कंप्यूटर वैल्यू ऑफ ₹40,000, मान लो 40,000 का था, तो आप यहाँ पर तो दिखाओगे ही सही कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 40,000, लेकिन आप बैलेंस शीट में भी कंप्यूटर की वैल्यू 40,000 ही दिखाओगे, क्योंकि आपके लिए पहले 0 वैल्यू थी। 0 का मतलब ये नहीं कह रही कि उसकी वैल्यू 0 थी, आपने बिजनेस में लिखी ही नहीं थी अनरिकॉर्डेड एसेट, तो आप समझ लो कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है हमारे लिए। जिस तरह हमने इंक्रीज की एंट्री करी है, वैसे आप अनरिकॉर्डेड एसेट को डेबिट कर दोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट या बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं हम बच्चे और एंट्रीज की। अब बेटा हम 6 एंट्री करेंगे फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। आपको पता है लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब है कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, ठीक है, तो वो हमें अगर रिकॉर्ड करनी हो, समझ लो हमने लिखी नहीं है, तो यानी 0 है समझ लो हमारे लिए। तो जब हमने देखा कि हाँ इस बंदे की भी पेमेंट करनी है, मान लो क्रेडिटर्स है अनरिकॉर्डेड, तो आप एंट्री क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं की गई, तो लायबिलिटी एक तरह से हमारे लिए 0 थी। जब हमने देखा कि हाँ ये रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो उनको भी तो पे करना पड़ेगा ना, तो आप उसको क्या कर दोगे? पे करने के लिए पहले आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री क्या बनी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब बात करें, जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, डेबिट में भी आइटम्स लिख ली, क्रेडिट में भी आइटम्स लिख ली। जिस तरह आपको याद होगा, आपने सेकंड चैप्टर जब किया था, कौन सा वाला? फंडामेंटल्स वाला पार्टनरशिप फॉर्म का, तो उसके अंदर आपने बेटा जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो बैलेंस निकला था ना कि जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है और डेबिट साइड कम होती है तो डिफरेंस क्या आता है? प्रॉफिट आता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड इनकम होती है और डेबिट साइड क्या होता है? एक्सपेंसेस आते हैं। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट होता है। तो आप क्या करोगे? हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो भी वैसे ही बनेगा। डेबिट साइड हम क्या दिखाएंगे? सारे लॉसेस दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सेम इसी तरह हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो भी नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं और क्रेडिट में इनकम एंड गेन्स आती हैं। तो जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट से, तो हमारा प्रॉफिट होगा कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए, क्रेडिट कम हो जाए, तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा। और दोनों में से एक ही होगा। पहला मैंने बोला व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट हो जाए तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब क्या होगी? फ्लक्चुएटिंग होगी। या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, जब कैपिटल क्या होगी? फिक्स होगी। अब याद करो वहाँ हम क्या लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे ABC 3 पार्टनर है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट तो तब आएगा जब कैपिटल फिक्स है। तो वहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज करते थे। यहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा आपको ये बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। याद रख लो, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा जाता है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह पर ये लिखा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट आएगा, और इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में
कैपिटल फिक्स हो तो करंट अकाउंट आएगा। और इसकी बात करें वह रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज लॉस, अब दोनों में से एक ही होगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो लॉस होगा, तो एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी इससे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको याद होगा हम वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करते थे, तो अब यहाँ पर एप्रोप्रिएशन की जगह पर रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, बीइंग लॉस ट्रांसफर, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। इसकी बेटा मैंने रेशन नहीं बताई, आप बता देती हूँ, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोला मैंने, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन एंट्रीज के अलावा बेटा दो एंट्रीज हैं जो आपकी बुक में नहीं दे रखी पर वो आ जाती है कई बार पेपर में, वो भी मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। वो एंट्रीज बेटा कभी कभी आ जाती है, कोई ज़रूरी नहीं मैं कह रही कि ये हमेशा आती ही आती है, पर वो आ जाती है पेपर में कई बार, तो आप लिख लीजिए। लिखिए पहला, व्हेन हेडिंग डालो एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कि जब हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई है, दोबारा रिवाइज हुई है, जैसे मैंने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया है, ठीक है, या फिर हमारी एसेट में सॉरी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है, या फिर हमारा कोई पार्टनर रिटायर हो गया है बिजनेस में से, या किसी की डेथ हो गई है, तो उसमें हम एंट्रीज क्या करते हैं, एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसके बेटे दो हैं, नंबर वन, व्हेन रेम्युनरेशन इज पेड टू अ पार्टनर, व्हेन रेम्युनरेशन is paid to पार्टनर। इसका मतलब क्या है पहले तो, कि जब हम पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने पार्टनर से कोई काम कराया है तो हमने क्या दे दी, उसको रेम्यूनरेशन दे दी, तो आप एंट्री क्या करेंगे इसकी, लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड, बताते इसका मतलब, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई बंदे ने कोई, जैसे एबीसी तीन पार्टनर है, उसमें से ए ने क्या किया, हमारी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन कराई है, तो हम उसके बदले में उसको कुछ रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कंसर्न मतलब वो पार्टनर का नाम आएगा जिसको हमने क्या दिया, रेम्यूनरेशन दी है। तो ये क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि हम पार्टनर को क्या कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। तो जब हमारी बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि हम पार्टनर को कुछ देते हैं, तो आपको पता ही है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या आ जाता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आ जाता है। और करंट अकाउंट भी हो सकता है, अगर कैपिटल फिक्स होती है बेटा तो आपको पता है कैपिटल की जगह पर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, और आप क्या लिखोगे, बीइंग रेम्यूनरेशन क्रेडिटेड टू, किसको दिए, कंसर्न, जैसे ए को दिया तो ए का नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोबारा समझो कि हमने ए को एक्स्ट्रा काम करवाया है, जैसे मान लो हमने कहा तुम हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करो, तो उसमें कुछ हमने क्या किया, उसको कुछ दिया है, रेम्यूनरेशन दी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टनर को दिया, ए को दिया तो एज कैपिटल अकाउंट आएगा, बी को दिया तो बीस कैपिटल आएगा, बीइंग रेम्यूनरेशन क्रेडिटेड किसको दी गई है, ए को दिया तो एज कैपिटल अकाउंट, बी है तो बी, सी हो तो सी। एक एंट्री बेटा और लिखिए, अब ये पॉइंट पर लिख लो, इन केस एक्सपेंसेस that were to be borne by the partner but are paid by the firm, following entries passed। दोबारा बोल रही हूँ, लिखिए in case expenses that were to be borne by the partner but are paid by the firm
फॉलोइंग एंट्रीज पास्ट। अब ये एंट्री लिख लीजिए, मैं पॉइंट लिख देती हूँ। इन केस सेकेंड पॉइंट नहीं कह सकते, अभी बताते। इन केस व्हेन एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, but are paid by the firm, following entries past, following entry is past। अब इसका मतलब समझो, मान लो जो हमारे खर्चे थे, रीवैल्यूएशन को करने के कुछ खर्चे आते हैं, जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यू करने के कुछ खर्चे होते हैं। अगर वो खर्चे हमारा पार्टनर जो है उसकी ड्यूटी थी, बोर्न बाय वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्न बाय का मतलब होता है इसने साइन करने थे, किसने साइन करने थे? पार्टनर ने। पर किसने पे कर दिए हैं? फर्म ने। तो जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमारी लायबिलिटी कोई और पे कर देता है तो क्या हुआ, आज तो वो पे कर देगा लेकिन कल हमें क्या करना पड़ेगा, उनको वापस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने पेमेंट कर दी थी किसी को 20,000 रुपये, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उसने दूसरे बंदे को कह दिया कि तू पे कर दे आज, बाद में मैं तेरे को दे दूंगा। यहाँ भी वही बात आ रही है कि बोर्न बाय द पार्टनर का मतलब पार्टनर ने पे करने हैं। पे कौन कर रहा है? फर्म पे कर रही है। तो एंट्री लिखे बेटा, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट स्लैश, अभी समझा रही हूँ इसको, लिख लो, बैंक अकाउंट। ठीक है, लिखिए बीइंग एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय किसने बोर्न किए हैं? बोर्न बाय द पार्टनर, बट पेड बाय फर्म। अब इस पॉइंट को दोबारा समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो जब हमने एसेट्स को रीवैल्यू किया, लायबिलिटीज को रीअसेस किया, तो कुछ खर्चे हो गए। ठीक है, अब बोर्न बाय द पार्टनर का मतलब पार्टनर को पे करने चाहिए थे, बट आर टू बी पेड बाय द फर्म, और पे फर्म ने किए। पहले तो बच्चे पूछते मैम ऐसा क्यों, उसने क्यों पे करने थे? उसने हो सकता है इसलिए पे करने हो क्योंकि उसको कहा तू ऐसे का, तू एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कर, और तुझे जो भी खर्चा होगा ना उसके बदले में तुझे रेमोनरेशन मिलेगी। रेमोनरेशन का मतलब जैसे सैलरी मिलेगी, जैसे मैंने अभी आपको एंट्री कराई थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो हमने दे दी उसको रेमोनरेशन। पर हमने उसको कहा तेरी ड्यूटी है क्या कि तू अपने आप खर्चे कर रीवैल्यूएशन पे, तो वो अपनी पॉकेट से करता खर्च, पर कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है। दोबारा सुनो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये एंट्री ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आगे भी चैप्टर में काम आएगी कि जब कोई खर्चा पे करना था पार्टनर ने, अब बच्चे पूछते हैं मैम पार्टनर क्यों पे करे, उसकी ड्यूटी थोड़ी है। तो क्यों ड्यूटी बन गई बेटा? क्योंकि उसने उसके बदले में हमसे क्या ले ली? रेमोनरेशन ले ली, जिसकी हमने एंट्री कर दी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल। अब उसकी ड्यूटी वर्ड टू बी बोर्न बाय का मतलब उसने सहन करना था, खर्चा खुद सहन करना था, अपनी पॉकेट से पे करता, पर किसने पे कर दिया? पेड बाय द फर्म का मतलब क्या? फर्म ने पे कर दिया। तो ये एंट्री पास होगी क्या? कंसर्न्ड पार्टनर, जैसे बी ने पे करना था, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब बच्चे पूछते हैं मैम कैश अकाउंट क्यों आया? जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि पेड बाय कैश या इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो टू कैश आएगा। अगर थ्रू चेक है तो बैंक अकाउंट आएगा। ये फर्म पे कर रही है, फर्म के खाते से पैसे निकल गए ना, पर किसके खाते में गए? पार्टनर के। तो हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट करें? लॉजिक सुनना ध्यान से।
ड्यूटी किसकी थी? पार्टनर की। जिसकी ड्यूटी होती है ना उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं। अब ड्यूटी किसकी है बेटा? पार्टनर की। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों? वहाँ पे हमारी फर्म ने पेमेंट की है। अगर कैश में किए तो कैश आएगा, चेक के थ्रू किए तो बैंक अकाउंट। कि कौन से खाते में से निकल गए? बैंक के खाते में से निकल गए या कैश में से निकल गए फर्म के, लेकिन हमारा पार्टनर क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब एक एग्जांपल दूं, जैसे हम कहते थे पार्टनर की ड्राइंग्स होती थी, है ना? तो अब ड्राइंग्स जब होती थी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखते थे? डेबिट में लिखते थे ना। तो सेम ऐसी है कि जब हम पार्टनर को कुछ दे रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है। पर उसके बिहाफ पर पे कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो इस बंदे के मैंने लाख रुपया देना था, 1 लाख, और उन्होंने कहा ऐसे कर तो किसी को 80,000 रुपये दे दे, तो वो 80,000 देने के लिए उसको डेबिट कर दिया। इट मीन्स अब मैंने 20,000 रुपये देने हैं ना उसके। दोबारा सुनो मैं क्या कह रही हूँ। एक बंदे के मैंने 1 लाख देने थे और उसने किसी और के 80,000 देने थे। वो कहता है ऐसे का तो उसको 80,000 दे दे। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली मैंने 20,000 अब देने रह गए ना उस बंदे को जिसको मैंने 1 लाख देने थे। तो उस कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कि जब पार्टनर को हम कुछ दे रहे हैं, जैसे 1 लाख देना है तो वो क्रेडिट है, 80,000 उसके भी यहाँ पर हमने दे दिए बंदे को, किसी और को, तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो अब यार ये याद रखना, जब भी पार्टनर की ड्यूटी है कि पे करना है, परफॉर्म पे कर रही है, तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय द पार्टनर। जैसे बी ने पे करना है, बोर्न बाय बी, बट पेड बाय फर्म को, मतलब पेमेंट किसने की है? फर्म ने। ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। इसको मैं दोबारा बता रही हूँ कि मान लो जब हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन की ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया, एसेट्स लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन हुई, तो हमने क्या किया? पार्टनर की ड्यूटी लगा दी, तेरी ड्यूटी है तू अपने आप रीवैल्यू कर एसेट्स लायबिलिटीज की, ठीक है, पर तेरे को उसके बदले रेम्युनरेशन मिलेगी। तो हमने एंट्री क्या की? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिर तुझे रेम्युनरेशन मिलेगी। पर ड्यूटी तेरी क्या है? खर्चा तो खुद कर, जो भी रीवैल्यूएशन का होगा। अगर तो वो खर्चा करता, बोल कौन था? साइन करना चाहिए, पे करना पड़ेगा, पर फॉर्म पे करिए तो एंट्री क्या होगी? कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अच्छा मान लो उसकी ड्यूटी होती, वही पे करता, फिर हम कोई एंट्री ना करते। क्यों? वो तो उसकी ड्यूटी, वो अपनी पॉकेट से पे करे, फिर हम क्यों बुक्स में एंट्री करेंगे? पर पे किसने किया? फॉर्म ने किया, इसीलिए तो आया कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश में पे किया, टू बैंक अकाउंट अगर चेक के थ्रू पे किया। अब बेटा आप इसका सेकेंड पॉइंट लिखो, when expenses are incurred, when expenses are incurred and paid by firm, paid by firm, इसका मतलब समझ लो कि फर्म की ही ड्यूटी थी और फर्म ही पे कर रही है। अब ड्यूटी क्या है? केस 2 में क्या है? फर्म की ड्यूटी है और फर्म ही पे कर रही है। अब बात करें जब फर्म की, तो फर्म में कौन सा अकाउंट खुल रहा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट खुल रहा है, वो डेबिट हो जाएगा टू, अगर कैश से पे की है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, अगर चेक से पे की है तो क्या आ जाएगा बेटा? बैंक अकाउंट आ जाएगा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। केस 1 में तो मैंने कहा था पार्टनर को मैंने रेम्युनरेशन दे दी और उसके बदले में उसने खर्च करना है, पर उसका खर्च जो है उसने ना करके हमारी जो है पार्टनरशिप फर्म ने पे किया, तो वो एंट्री बना दी मैंने। अब यहाँ पर क्या है? वो केस अलग है, ये केस अलग है कि खर्चा जो हमारी फर्म ने पे करना था और फर्म ने ही पे किया। तो जब भी फर्म के लिए नाम आएगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर कैश में पे किया, या बैंक अकाउंट अगर चेक के थ्रू पे किया। तो आप लिखिए बीइंग एक्सपेंसेस फॉर, बीइंग expenses for reconstitution paid by firm या reconstitution reconstituting the firm, the फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के खर्चे में है। बेटा ये वाला मैं पॉइंट ना दोनों दोबारा समझाना चाहती हूँ। पहले पॉइंट में क्या था
जब हम पार्टनर को कोई काम करने के बदले में, जैसे हमारी एसेट्स को रीवैल्यू कर रहा है, लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहा है, तो उसके लिए हमने उसको सैलरी दी, तो पहली एंट्री बोली मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कंसर्न मतलब उस पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, उसको देने हैं क्योंकि हमने काम जो कराया हमने उससे। और दूसरा होता है कि अगर उसी ने पे करने थे रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस और वही पे करता फिर तो अलग बात थी, तब तो हम एंट्री ना करते कि वो पॉकेट से ही करता, कोई एंट्री ना होती। लेकिन खर्चे उसने ने बोर्न करने थे, सहन करने थे, पर हमारी फर्म पे कर रही है, तो हमने क्या एंट्री की थी, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, हमारी फर्म ने ही पे करने हैं और फर्म ही पे कर रही है, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब बेटा आपको मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसका फॉर्मेट सिखा रही हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये पी शेप अकाउंट ही है, जैसे आपको पता है। डेबिट में लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर अमाउंट। क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे बेटा अमाउंट। ये साइड कौन सी बेटा, क्रेडिट। अब हम बात करें अमाउंट के कॉलम में हम रुपीज रुपीज जरूर लिखते हैं। अब आपको मैं पहले डेबिट साइड सिखा रही हूँ। आपको याद होगा जब हमारी एसेट बढ़ती है तो हमने एसेट कम होती है तो हमने एंट्री क्या की थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ पर टू एसेट अकाउंट आ जाएगा। ये कौन सी है, मैं आपको वैसे ये ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर कोई एसेट कम हो रही है तो आप एंट्री देखिए जरा, जहाँ पे मैंने जनरल कराई थी उसकी सेकेंड एंट्री कराई थी ना मैंने, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो आप देखिए रीवैल्यूएशन टू एसेट डिक्रीज होगी। मान लो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग पहले 50,000 थी, अब 48,000 रह गई, तो उसकी वैल्यू कितनी डाउन होगी, 2,000। तो आप टू लैंड एंड बिल्डिंग 2,000 यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो हम अपोजिट साइड जाएंगे, बाय एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट इसमें मैं लिख देती हूँ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। कोई एसेट बढ़ रही है उसकी वैल्यू यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे कितनी बढ़ गई है। जैसे हमारी मान लो लैंड थी, लैंड ले लो, या मशीन है हमारी पहले 20,000 थी, 22,000 हो गई, तो 2,000 बढ़ गई है, 2,000 हम लिख देंगे, बाय मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। आप पहली एंट्री देखो जरा, जहाँ पर मैंने एंट्रीज कराई थी कि जब रिकॉर्ड करते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब देखो बाय एसेट है ना, तो एंट्री करके भी देख लो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन टू एसेट। अब लिखिए आगे टू लायबिलिटी। यहाँ पर लिखिए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लायबिलिटी लिखा कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है। जैसे क्रेडिटर 20,000 थे, हमने उसको 22,000 देने हैं, तो 2,000 पे हम टू क्रेडिटर करके लिख देंगे। हमारे जब क्रेडिटर बढ़ते हैं, आप देखो जरा, जब मैंने जनरल कराया था रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर जो हमारे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमारा लॉस है। ये याद रखना, कभी बच्चे भूलते नहीं, यहाँ पेंसिल से लिख लो लॉस। आपने कभी भी फेयर में नहीं लिखना लॉस, ये आपको समझाने के लिए। यहाँ गेन्स आते हैं, फायदे आते हैं। डेबिट बैंक रीवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन विच ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस shown on the debit side and all the income and gains on the credit side। कि लॉस और जो एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट में आते हैं और इनकम और गेन जो होती है वो कहाँ आती है बेटा, क्रेडिट में आते हैं। तो ये चीज रखो याद में। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है, ठीक है। अब बात करें हम लायबिलिटीज डिक्रीज की बाय लायबिलिटी अकाउंट। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी।
इसका मतलब क्या, हमारी लायबिलिटी कम हो गई है, जितने से कम हो गई है वो लिख देंगे। जैसे मान लो हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे पहले 15,000 थे, अब 12,000 रह गए, तो हमारे कितने कम हो गए, 3,000 कम हो गए। 3,000 कम होने से हम बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पर 3,000 लिख देंगे। आप वो एंट्री भी देख लो ना, जनरल में मैंने बोला था जब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो एंट्री आती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, वैसे भी ये इससे रिवर्स जा रहा है, आप देख सकते हैं। आप खुद सोचो, जब लायबिलिटी कम होगी तो मुझे क्या होगा, फायदा होगा। दोनों पॉइंट दोबारा समझो, एसेट बढ़ेगी तो भी मुझे फायदा, लायबिलिटी कम होगी तो भी मुझे फायदा, है ना। सेम इसी तरह आप देखो, लॉस कब होगा, जब मेरी एसेट कम हो जाएगी तो मुझे लॉस होगा ना। लायबिलिटी जब बढ़ेगी तभी तो मुझे लॉस है कि मुझे ज़्यादा देने पड़ेंगे, है ना। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास टाइपराइटर पड़ा था और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो एंट्री क्या बनेगी, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप करके देखो, बाय टाइपराइटर आएगा तो यहाँ पर उसका अमाउंट लिख देंगे। एंट्री क्या बनेगी, टाइपराइटर टू रीवैल्यूएशन। आप खुद बताओ, मेरे पास टाइपराइटर था, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, जब मैंने देखा ये तो टाइपराइटर पड़ा हुआ है तो मेरे को क्या हो गया, फायदा हो गया ना। तो फायदे सारे कहेंगे यहाँ पर, तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ से। अब बात करें हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कि ऐसी लायबिलिटी जो मैंने पे तो करनी है पर मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई भी, हाँ मैंने किसी से सामान खरीदा था, क्रेडिटर की वैल्यू लिखना भूल गई। जब क्रेडिटर आया मेरे पास तो मुझे पता चला हाँ मुझे पे करना है, मैंने इससे तो सामान खरीदा था, तो हमारी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, तो हमारे को देना पड़ेगा ना, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है ना। तो ये हमारे लिए लॉस है ना कि पहले मैंने सोचा नहीं था, नहीं तो मैं अरेंज कर लेती कहीं से। तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है ये क्या आ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी। समझ आ गया। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स बेटा आपके और भी हैं, जैसे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब आता है बेटे, जब हम पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन देते हैं। अब आप देखिए, जब मैंने आपको एक्स्ट्रा एंट्रीज कराई थी तो एक एंट्री कराई थी ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कंसर्न्ड में क्या आएगा, उस बंदे का नाम आ जाएगा। जैसे ए को देने हैं तो रीवैल्यूएशन टू एज कैपिटल, बी को देना है तो रीवैल्यूएशन टू बी कैपिटल। ये कब आएगा, जब हम उसको कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। एक और अमाउंट आएगा, टू कैश अकाउंट स्लैश बैंक अकाउंट। ये कब आएगा, जैसे मैंने लास्ट एंट्री कराई थी ना कि जो एक्सपेंसेस करने हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के या रिवैल्यूएशन के खर्चे हुए हमारी एसेट्स को रिवाइज क्या करने के, रिवाइज करने के, लायबिलिटीज को रिवाइज करने के, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, पे किए हैं। तो हमने एंट्री की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपेंसेस लिख देंगे। एक्सपेंसेस ये वो खर्चे हैं जो हमें पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको, ये साइड डेबिट साइड हमारी एक्सपेंसेस और लॉसेस की होती है, क्रेडिट साइड इनकम और गेन्स की होती है। एसेट बढ़ जाए, सॉरी कम हो जाए तो हमारा लॉस, लायबिलिटी बढ़ जाए तो हमारा लॉस। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं की, पे तो करनी पड़ेगी, वो मेरा लॉस। पार्टनर को मुझे कुछ देना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ गई है तो मेरा लॉस, है ना। और अब हमें कोई खर्चा पे करना पड़ा तो मेरा लॉस। तो ये सारे जो है हमारे लॉसेज हैं, ये कहाँ आ जाएंगे, डेबिट में। अब बात करें हम क्रेडिट की, तो क्रेडिट में मैंने बताया अगर मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो मेरा फायदा, अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है तो भी मेरा फायदा, अगर एसेट रिकॉर्ड नहीं की वो भी मेरा फायदा। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे दोनों साइड का। ठीक है, जब हम टोटल करेंगे बेटा, एक साइड कभी कभी कम आती है, एक साइड ज़्यादा आती है, कभी कभी बराबर आता है। जब तो बराबर आ गया, मान लो दोनों का टोटल 5-5 लाख आया है तो कोई चेंज नहीं है, तो हमारा ना फायदा ना नुकसान है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड। आपको याद है जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब आता है, जब कैपिटल फिक्स होती है। करंट अकाउंट कब आता है, जब कैपिटल, करंट अकाउंट तब आता है जब कैपिटल फिक्स है, कैपिटल अकाउंट कब आता है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे, मान लो ABC है तो ABC A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल करके टोटल करके बाहर लिख देंगे। यहाँ पे हम पूरा जो भी अमाउंट आएगा हमारा सारा लिख देंगे। ठीक है, और अगर
क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाए तो डेबिट में क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट। अभी मैंने बताया कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और करंट अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स है। तो जो भी अमाउंट है इसको हम बाहर लिख देंगे। जैसे मान लो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल लिख के तीनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे। क्लियर हो गया। इस पे बैलेंसिंग फिगर बेटा बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे हमने बैलेंसिंग फिगर कहाँ सीखी थी, हमने सीखी थी बेटा बैलेंसिंग फिगर जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था। क्रेडिट साइड जब ज्यादा होती है डेबिट से तो प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा होती है क्रेडिट कम होती है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो हम पार्ट टाइम में उनकी ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट देंगे। तो स्टूडेंट्स आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि हमारी जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं ड्यू टू चेंज इन PSR, उसके अंदर मैंने दो सिचुएशन कराई थी कि जब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उनकी रिवाइज वैल्यू को हम बुक्स में शो करते हैं, और दूसरा केस था कि व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, कि जब शो नहीं करते रिवाइज वैल्यूज को। तो आज मैंने सिर्फ आप केस 1 कराया है कि व्हेन रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी शोन इन द बुक्स, कि शो करना है। उसके अंदर मैंने आपको जनरल एंट्री सिखाई है जो कि रीवैल्यूएशन से रिलेटेड थी, और उसके अलावा मैंने आज आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया है कि किस तरह से बनाया जाता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।